अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो केस स्टडीज़ पढ़ेंगे जिसके अंदर पहली स्मार्ट स्पीकर्स की है और दूसरी सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। इन दोनों केस स्टडीज़ के अंदर हम देखेंगे कि स्मार्ट स्पीकर्स किस तरह काम करते हैं, किस तरह वो हमारे से इनपुट लेते हैं, हमारी वॉइस की सूरत में और ऑडियो की सूरत में इनपुट लेते हैं और किस तरह उससे आउटपुट जनरेट करते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर भी हम ये सीखेंगे कि किस तरह सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर इनपुट आता है और वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनको करने के बाद सेल्फ ड्राइविंग कार जो है प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रही होती है। लेट्स बिगिन विद स्मार्ट स्पीकर्स। स्मार्ट स्पीकर्स की जो डिवाइसेस हैं वो आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी और बहुत सारे उसको यूज़ कर भी रहे होंगे। और अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो मे भी आप कुछ दिनों बाद जो है वो स्मार्ट स्पीकर्स की डिवाइसेस यूज़ कर रहे होंगे, जिसमें सबसे मशहूर डिवाइसेस जो हैं वो अमेज़ॉन की है जिसे एलेक्सा कहते हैं। इसके अलावा गूगल की डिवाइसेस हैं, सिरी है, एप्पल की डिवाइस है और बैडू की डिवाइस है। ये सारी स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो आम तौर पे अवेलेबल हैं और घरों में भी इस्तेमाल हो रही हैं और डेवलपर्स एज अ टूल भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्मार्ट डिवाइसेस की फंक्शनिंग से। स्मार्ट डिवाइसेस को मुखातिब करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हम डिफरेंट स्टाइल्स में उसको मुखातिब करते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं, हे डिवाइस टेल मी अ जोक, हे डिवाइस टेल मी द वेदर, हे डिवाइस टेल मी द टाइम। इस तरह सो मैनी थिंग्स आप मुख्तलिफ़ वर्ड्स में, मुख्तलिफ़ सिनारियोज़ में आप स्मार्ट डिवाइसेस को मुखातिब करते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं इनके अंदर से वो किस तरह से इंटेंट को रिकग्नाइज़ करते हैं, डिवाइस रिकग्नाइज़ करती है और किस तरह से वो पहचानती है कि क्या कहा जा रहा है और क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो ये कुछ स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं, कुछ फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं जो स्मार्ट डिवाइसेस को हम वेक करने के लिए और मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हमने है डिवाइस का वर्ड यूज़ किया है। आप जब यूज़ करेंगे इनको, गूगल की डिवाइसेस को है गूगल कह के पुकारते हैं, सिरी की डिवाइसेस को है सिरी कह के पुकारते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल में कॉमनली एक वर्ड यूज़ कर लिया गया है डिवाइस। अब हम फर्दर एलेबोरेट करेंगे कि ये इस सेंटेंस को जो हम कहते हैं स्मार्ट डिवाइसेस, इसको किस तरह से क्लासिफाई करती है, चीज़ों को किस तरह से इसके टुकड़े होके प्रोसेस होते हैं और स्मार्ट डिवाइस उसको समझने की कोशिश करती है। सबसे पहले स्टेप्स टू प्रोसेस द कमांड, कि जो कमांड हमने उसको दी है उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है वो कहलाता है ट्रिगर वर्ड या वेक वर्ड डिटेक्शन। ये ट्रिगर वर्ड क्या है? जिस तरह हम कहते हैं हे डिवाइस, जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो वो डिवाइस एक्टिव हो जाती है, वेक हो जाती है। हे गूगल, गूगल की डिवाइस होगी हे गूगल, तो हे गूगल से डिवाइस जो है वो एक्टिव हो जाती है। ये जो वर्ड है जिससे डिवाइस एक्टिव हो रही है या वेक हो रही है, जाग रही है या लिसनिंग मूड में आ रही है, इस वर्ड को ट्रिगर वर्ड कहते हैं या इसको वेक वर्ड, इस पूरे प्रोसेस को वेक वर्ड डिटेक्शन कहते हैं। यहाँ पर भी सुपरवाइज लर्निंग ही होती है कि ये इनपुट आ रहा है और इनपुट सिस्टम के अंदर जा रहा है, मॉडल के अंदर जा रहा है, मॉडल डिटेक्ट करता है कि भाई ये ट्रिगर वर्ड है या नहीं है। अगर होता है तो डिवाइस वेक हो जाती है, अगर नहीं होता तो डिवाइस कोई रेस्पॉन्ड नहीं करती। ट्रिगर वर्ड के अलावा आप किसी और तरह से उसको जगाने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे किसी और टर्म्स में, तो शायद वो रेस्पॉन्ड ना कर सके क्योंकि वो मखसूस किस्म के ट्रिगर वर्ड्स के ऊपर ट्रेन हुई होती है। डिवाइस ट्रिगर वर्ड को जान लेने के बाद, वेक होने के बाद जो दूसरा स्टेप परफॉर्म करती है वो स्टेप होता है स्पीच रिकग्निशन का, कि ट्रिगर वर्ड बोलने के बाद अगला सेंटेंस यूज़र ने क्या कहा है। जिस तरह हमने फर्स्ट वर्ड यूज़ किया था हे डिवाइस टेल मी अ जोक, तो हे डिवाइस इज़ अ ट्रिगर वर्ड एंड टेल मी अ जोक, अब ये स्पीच है, ये एक्चुअली स्पीच है जिसके ऊपर डिवाइस को काम करना है। इसके अंदर से स्पीच रिकग्नाइज होती है, लैंग्वेज आइडेंटिफाई होती है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है उसके अंदर से कि उस स्पीच के अंदर इंटेंट क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं। टेल मी अ जोक, इसके अंदर इंटेंट क्या होगा? बहुत सारे हो सकते हैं। टेल मी अ जोक, प्ले म्यूज़िक, टेल मी अबाउट वेदर एंड एनी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, ये बात जहन में रहे कि ये सारे टास्क होंगे वेरी सिंपल। आप डिवाइसेस से जो बात करेंगे, जो क्वेश्चन करेंगे वो बड़ा सिंपल होगा। आप उससे कह सकते हैं कि भाई मेक अ कॉल, वो कॉल मिला देगी। लेकिन अगर आप डिवाइस से ये कहना चाहें कि भाई कॉल भी मिला दो और मेरे 3 दोस्तों को कॉल मिला दो और उनको जो है ना वो फलां बात मैसेज भी पहुंचा दो,
तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये हम बार बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि आपका टास्क जो AI बेस्ड होना चाहिए वो बहुत सिंपल होना चाहिए, सिंपल टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास जो ट्रिगर वर्ड के बाद स्पीच रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन के बाद आपके पास इंटेंट रिकग्निशन, तो इंटेंट रिकग्निशन में से वो इंटेंट को आइडेंटिफाई करता है और उसको फिर चौथे स्टेप में फॉरवर्ड कर देता है, जो होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटेंट। ये 4 स्टेप्स हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले स्टेप के अंदर ट्रिगर वर्ड डिटेक्शन, दूसरे स्टेप के अंदर स्पीच रिकग्निशन, तीसरे स्टेप के अंदर इंटेंट रिकग्निशन और चौथे स्टेप के अंदर एग्जीक्यूशन। अब इन चारों स्टेप्स, क्या ये चारों स्टेप्स AI बेस्ड है? नहीं, ये 3 स्टेप्स स्पीच रिकग्नाइज करना, ट्रिगर वर्ड रिकग्नाइज करना और उसके बाद इंटेंट रिकग्नाइज करके आगे फॉरवर्ड करना टू द नॉर्म एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में। तो 3 स्टेप्स AI बेस्ड स्टेप हैं। एग्जीक्यूशन का स्टेप जो होगा वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड काम किया जाएगा, सॉफ्टवेयर लिखे जाएंगे, रूटीन के सॉफ्टवेयर होंगे जो इंटेंट को से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे उनको रन करेंगे और जो आपने कमांड दी है डिवाइस को वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये 4 स्टेप्स हैं, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ट्रिगर वर्ड डिटेक्शन, स्पीच रिकग्निशन, इंटेंट रिकग्निशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब। इनको फाइनली एक वर्ड हम कहते हैं, दिस इज AI पाइपलाइन। इस स्पीच रिकग्निशन की AI पाइपलाइन यही है कि सबसे पहले ट्रिगर वर्ड, स्पीच रिकग्निशन, इंटेंट रिकग्निशन एंड उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब। दूसरे फंक्शंस भी स्मार्ट डिवाइसेस जो है परफॉर्म कर सकती हैं, जिसके अंदर म्यूज़िक प्लेइंग करना है, वॉल्यूम को अप एंड डाउन करना है, कॉल करना है, करंट टाइम बताना है, यूनिट कन्वर्जन के बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं उससे, और भी कोई भी सिंपल क्वेश्चन जो वो आसानी से परफॉर्म कर सके। ये सारे टास्क जो हैं वो स्पीच रिकग्निशन के थ्रू आप गूगल डिवाइस या एप्पल की डिवाइस या किसी भी डिवाइस से आप ये टास्क उसे परफॉर्म करा सकते हैं। और स्टेप्स सबके अंदर वही 4 होंगे जो हमने AI पाइपलाइन के अंदर डिस्कस किए। इन्हें आपने याद रखना है और इन पे तवज्जो देनी है। नाउ दिस इज़ एन एक्टिविटी आपके लिए कि आप इसके अंदर से वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें खुद से। इसमें हमारे पास एक जो है वो सेंटेंस गिवन है, दिस इज़ के हे डिवाइस सेट द टाइमर फॉर 10 मिनट्स। अब इसके अंदर आपने गैस करना है व्हाट इज़ द इंटेंट, एग्जैक्ट ड्यूरेशन एंड व्हाट कमांड इज़ टू एग्जीक्यूट, क्या एग्जीक्यूट करना है। इस दूसरी एग्जाम्पल में हम बात करेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। ये नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स खुद से चल रही है, ड्राइवरलेस कार के नाम से भी मशहूर है। आज हम इसकी केस स्टडी करेंगे कि सेल्फ ड्राइविंग कार की फंक्शनिंग किस तरह से है, ये किस तरह काम करती है, इसके की स्टेप्स क्या हैं। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम के अंदर आपको 3 स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। ये 3 स्टेप्स बेसिक फंक्शनिंग है सेल्फ ड्राइविंग कार की। सीम्स वेरी सिंपल कि पहले स्टेप के अंदर इमेज इनपुट होती है। ये इमेज इनपुट रेडार्स के थ्रू हो सकती है, लिडार्स के थ्रू हो सकती है और वैसे भी नॉर्मल इमेज किसी तरह उसके अपने कैमरे से सेंसर के थ्रू जो है वो इनपुट हो सकती है। जब इमेज इनपुट हो जाती है तो दूसरे स्टेप में आपके पास कार डिटेक्शन होती है या हम कह लें पेडिस्ट्रियन डिटेक्शन होती है। और भी बहुत सारी हाइंड्रेंसेस और रुकावटें जो सड़क पे हो सकती हैं वो सारी डिटेक्शन इस सारे सेकंड स्टेप के अंदर होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इमेज इनपुट होती, सेकंड स्टेप के अंदर सड़क के ऊपर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई होते हैं, डिटेक्ट होते हैं। ये जब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई और डिटेक्ट हो जाते हैं तो तीसरे स्टेप के अंदर होती है मोशन प्लानिंग। ये मोशन प्लानिंग ये भी बहुत ही ज़्यादा अहम स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप के अंदर ये डिसीजन हो रहा होता है कि कार ने फर्दर स्टेप करना क्या है। कार एक्सेलरेट करना है, उसको ब्रेक लगाने हैं, डायरेक्शन चेंज करनी है, जो भी डिसीजन उस वक्त होता है ये मोशन प्लानिंग के स्टेप के अंदर होता है। तो लेट मी रिपीट, पहला स्टेप इमेज डिटेक्शन का है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का है, जिस तरह हम कार डिटेक्ट कर रहे हैं या पेडेस्ट्रियन डिटेक्ट कर रहे हैं इमेज। उसके बाद मोशन प्लानिंग का, इमेज आई सामने कार के कैमरे के थ्रू, रेडार के थ्रू, लिडार के थ्रू, उसके बाद उसमें डिटेक्शन हुई, डिटेक्शन के बाद उसका अगला स्टेप है मोशन प्लानिंग का।
मोशन प्लानिंग के अंदर कार ने डिसीजन लेना है कि आया एक्सेलरेट करना है, ब्रेक लेना है या डायरेक्शन चेंज करके जो है वो कार को आगे ले जाना है। तो ये 3 की स्टेप्स हैं। हम इसको फर्दर एलेबोरेट करेंगे कि इसके अंदर मज़ीद क्या क्या काम होते हैं। तो ये की स्टेप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे, दोबारा इनको फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप वही कार डिटेक्शन का, सेकंड स्टेप पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन का एंड थर्ड स्टेप मोशन प्लानिंग का। अब इन 3 स्टेप्स को हम फर्दर एलेबोरेट करेंगे मज़ीद स्टेप्स के अंदर कि इनमें क्या क्या होता है। कार डिटेक्शन या पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन के दरमियान में क्या प्रोसीजर है और मोशन प्लानिंग में फाइनली जो है वो क्या क्या काम होते हैं। तो पहला स्टेप वही इमेज के थ्रू, रेडार के थ्रू जो है वो इमेज आ रही है, इनपुट एज आ इनपुट आ रही है। जीपीएस मैप के थ्रू जो है ना वो लोकेशंस आ रही हैं, सड़क की कंडीशंस आ रही हैं, रास्ते आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इनपुट आ रही हैं आपके मॉडल के अंदर। इनपुट इमेज आने के बाद जो डिटेक्शन का प्रोसेस है ये आप देख रहे हैं कि हमने फर्दर इसको क्लासीफाई किया हुआ है। जिस तरह कार भी डिटेक्ट हो रही है, पेडेस्ट्रियन भी डिटेक्ट हो रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स को भी रीड करना है और अपनी लेन को भी रीड करना है। ये सारा प्रोसेस है डिटेक्शन का। डिटेक्शन के बाद मोशन प्लानिंग में जाने से पहले एक और बीच में स्टेप्स है जो आपको नज़र आ रहा है, जिसे हम ट्रैजेक्टरी प्रिडिक्शन कहते हैं। ये ट्रैजेक्टरी प्रिडिक्शन क्या चीज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका ताल्लुक उस कार से नहीं है जो कार सेल्फ ड्राइव हो रही, इसका ताल्लुक प्रिडिक्शन से है कि आपके सामने जो गाड़ी चल रही है उसकी मूवमेंट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। वो जो गाड़ी चल रही है, जिस तरह हम भी ड्राइव कर रहे होते हैं सड़क पे, तो अगली गाड़ी जो हमारे सामने चल रही होती है हम गैस कर लेते हैं कि अगली इसकी मोशन क्या होने वाली है, ये लेफ़्ट जाने वाला है, राइट जाने वाला है, ये क्या करने वाला है। तो ये प्रिडिक्शन भी आपको कार को करनी पड़ती है कि नॉर्मली क्या होता है, कोई इंडिकेटर दे रहा है तो इट्स मीन्स कि वो लेफ़्ट या राइट मूव करने वाला है, या आप ब्रेक लाइट्स को देख रहे हैं तो इसका मतलब है सामने वाली गाड़ी जो है अपनी स्पीड को स्लो कर रही है। इसको कहते हैं ट्रैजेक्टरी प्रिडिक्शन। तो ये कार भी आपकी ये प्रिडिक्ट कर रही होती है। अब ट्रैजेक्टरी जब प्रिडिक्ट हो जाती है कि कार जो आपके सामने चल रही है या जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है उसकी अगली मूवमेंट जो है वो क्या हो सकती है, उसके बाद ये फर्दर चले जाते हैं मोशन प्लानिंग के ऊपर। मोशन प्लानिंग के अंदर आपको पता चलता है कि आप मोशन प्लानिंग ये बताती है कि आपने करना क्या है। आपने गाड़ी को ओवरटेक करके निकलना है, आपने ब्रेक लगाना है, वहाँ पर आपने स्टे करना है, क्या मोशन प्लानिंग में होगा। अच्छा, इसके अंदर आपकी कार जो है वो अगर उसने डिटेक्ट कर लिया है कि ये कार जो है वो आपकी साइड में जाकर स्टे करने वाली है, ब्रेक लेने वाली है और आपकी गाड़ी उसके पीछे है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार को साथ साथ जो है वो एक ट्रैजेक्टरी पाथ भी बताया जाता है। ठीक है, वो गाड़ी रुकने वाली है, रुक गई है, तो कार जो है वो किस तरह उसको ओवरटेक करके दूसरे ट्रैक के ऊपर जाके जो है ना अपना पाथ बना के आगे बढ़ सकती है। तो ये ट्रैजेक्टरी प्रेडिक्शन के बाद मोशन प्लानिंग का काम होता है। हमारा न्यू टॉपिक है एग्जाम्पल रोल्स इन एन एआई कंपनी। एआई कंपनी के अंदर क्या क्या रोल्स होते हैं, रोल्स क्या चीज़ हैं, इनको आप समझ लें कि डेजिग्नेशन क्या होंगे, कौन कौन लोग काम कर रहे होंगे किस किस डेजिग्नेशन पे। तो सबसे पहली चीज़ कि एआई टीम कितनी बड़ी होनी चाहिए। आप 5 लोगों पर होनी चाहिए, 10 लोगों पर होनी चाहिए, हो सकती है हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स भी एआई टीम के अंदर हो सकते हैं। लेकिन अगर स्मॉल टीम है तो ये 4-5 लोगों की स्मॉल टीम भी एआई की टीम हो सकती है। तो एआई टीम मेंबर्स के बाद अब देखते हैं उनके रोल्स क्या हो जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला रोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का हमने स्टेप देखा था एआई पाइपलाइन के अंदर कि फाइनली उनका स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन है कि जब एआई डिटेक्ट कर लेगी, बता देगी कि मैसेज आ जाएगा कि फाइनली ये काम है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसके रूटीन का सॉफ्टवेयर लिखेगा जो कि उस जॉब को एग्जीक्यूट करेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं। ये मशीन लर्निंग इंजीनियर्स ये सारा एआई बेस्ड काम इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि ये सॉफ्टवेयर लिखें, मॉडल लिखें, स्पीच रिकग्निशन का, ट्रिगर वर्ड डिटेक्शन का और जो कंटेंट है इंटेंट रिकग्निशन का, सारा मॉडल जो है वो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स लिखेंगे। एक और जॉब होती है वो होती है मशीन लर्निंग रिसर्चर की। ये मशीन लर्निंग रिसर्चर कंपनी में क्या करता है, ये रिसर्च कर रहा होता है कि आपकी जो भी करंट प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च की हुई है, जो लॉन्च करने जा रही है, मार्केट में क्या रिसर्च चल रही है, नया क्या आ रहा है जो उस प्रोडक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए।
तब्दीली बहुत तेज़ी से आ रही होती है टेक्नोलॉजी के अंदर, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ये रिसर्चर उनको देख रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है, पेपर लिख भी रहा होता है और अपने भी पेपर लिख रहा होता है और आपकी प्रोडक्ट को इन्हांस करने के लिए भी ये सारे काम कर रहा होता है कि भाई नई ये चीज़ आ गई है, इम्प्लीमेंट करें, इससे आपकी प्रोडक्ट जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है। एक दरमियान का रोल है मशीन लर्निंग इंजीनियर और मशीन लर्निंग रिसर्चर के दरमियान, वो है अप्लाइड मशीन लर्निंग इंजीनियर। ये अप्लाइड मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है ये थोड़ा थोड़ा रिसर्चर भी होता है और ये मशीन लर्निंग इंजीनियर भी होता है। ये ख़ुद रिसर्च भी कर रहा होता है और ख़ुद उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा होता है। तो ये बेसिक रोल्स हैं जो कि एआई कंपनी के अंदर क्रिएट होते हैं एआई कंपनी फॉर्म होने के बाद। मशीन लर्निंग रोल्स की बात हम डिस्कस करते हैं डेटा साइंसिस के रोल्स। इसमें सबसे पहला जो रोल है वो डेटा साइंटिस्ट का है, उसके बाद डेटा इंजीनियर का है। हम बारी बारी डिस्कस करेंगे इन डिटेल के अंदर कि डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है और डेटा इंजीनियर का काम क्या है। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, हमने पिछली क्लासों में सीखा था कि डेटा साइंस के प्रोजेक्ट का आउटकम जो है वो इंसाइट्स होती हैं, वो एक रिपोर्ट होती है, वो एक प्रेजेंटेशन होती है। तो डेटा साइंटिस्ट का काम भी यही है कि जो डेटा उसे प्रोवाइड किया गया है वो उसमें से इंसाइट्स निकाले, उसमें से रिपोर्ट बनाए और बिज़नेस लीडर्स को प्रोवाइड करे। इसके अलावा डेटा इंजीनियर ये एक अहम जॉब है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं कंपनीज़ के अंदर जो डेटा को मेंटेन कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ये डेटा इंजीनियर क्या चीज़ है, हम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि डेटा 1 MB, गीगाबाइट, पीटाबाइट और पता नहीं कहाँ कहाँ किस तरह एक्सपेंड हो रहा है। हमारे सराउंडिंग में डाटा जिस तरह जनरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाटा जनरेट हो रहा है, गीगाबाइट्स और पीटाबाइट्स और पता नहीं कहाँ का चला जा रहा है। तो ये इतने सारे डाटा की हैंडलिंग के लिए एक नया रोल क्रिएट हुआ है, दैट इज़ डाटा इंजीनियर। ये करता क्या है, ये इसका काम एफिशिएंटली डाटा को स्टोर करना है और इस तरह स्टोर करना है कि डाटा का एक्सेस जो है वो ईजी हो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के लिए, एआई बेस्ड काम करने वालों के लिए इजी एक्सेस हो, आसानी से जो है वो डाटा रिट्रीव हो सके और कॉस्ट इफ़ेक्टिवली डाटा को सेव किया जा सके। ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स रखे जाएं कि आपकी कॉस्ट भी जो है वो मिनिमाइज़ हो सके। तो ये एक अहम रोल है डाटा इंजीनियर का, जो थोड़ा सा नया नया लगता है लेकिन अब ये क्रिएट हो गया है। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी इससे थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि डाटा का साइज़ यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत बिग हो जाता है, जिसे हम बिग डाटा कहते हैं। प्रोग्राम या प्रोडक्ट शुरू कैसे की जाए, काम शुरू कैसे किया जाए, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका कि प्रोडक्ट चलाने के लिए, काम शुरू करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर है तो काम हो सकता है, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर या एक डाटा साइंटिस्ट है तो काम स्टार्ट हो सकता है। और अगर कोई भी ना हो लेकिन आप खुद हैं तो यू कैन स्टार्ट योर वर्क ऑन योर सेल्फ। काम स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा आप आउटसोर्स करते रहें, हायरिंग करते रहें, डाटा साइंटिस्ट की भी, मशीन लर्निंग इंजीनियर की भी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी। लेकिन अगर आप अकेले ही हैं, आपके दिमाग में आइडिया है तो आप उस आइडिया को लेकर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स में आगे बढ़ा सकते हैं। जब वो बाकायदा एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा तो उस वक्त ये रोल्स जो हमने पीछे पढ़े हैं ये ऐड हो सकते हैं, उसके अंदर ऐड हो जाएंगे और काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन काम स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, बिगिन करने के लिए आपको सोचना नहीं है कि पहले लोग आ जाएं, ये भी इंजीनियर आ जाएं, वो भी इंजीनियर आ जाएं, सब लोग आ जाएं फिर काम शुरू करना। नहीं, आप अपना काम खुद से अकेले भी स्टार्ट कर सकते हैं। एआई ट्रांसफॉर्मेशन प्लेबुक, ये आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा। एआई ट्रांसफॉर्मेशन, हमने ये देखा था कि कोई कंपनी अगर डाटा कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसे अपने आप को एआई कंपनी में शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ उनकी हम समरी एक बार फिर डिस्कस करते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स टू गेन मोमेंटम। ये पायलट प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस किया था कि ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो और बहुत ही अहम प्रोजेक्ट हो, ये छोटा भी हो सकता है और ये कोई बहुत ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्रोजेक्ट भी नहीं हो सकता। एक आम सा
कोई छोटा प्रोजेक्ट आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। कोशिश ये करनी होती है कि 6 से 12 महीने के दरमियान आपके प्रोजेक्ट का आउटपुट जो है वो आ जाए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि आप जब मार्केट में ये कन्वे कर चुके हैं कि अब हमें AI कंपनी है, तो जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, वो तमाम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द मार्केट में कोई प्रोडक्ट अपनी लेकर आएंगे। तो अगर वो विदिन 6 मंथ और 12 मंथ के दरमियान में एक आप प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर देते हैं या मार्केट में ले आते हैं, तो ये एक गुड इमेज जो है वो मार्केट में चला जाता है, बजाय इसके कि आप जो है ना वो बार बार ये कहते रहें कि आप एक AI कंपनी हैं लेकिन कोई प्रोडक्ट जो है वो नहीं बना पा रहे। 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, लेकिन आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आ ही नहीं सकी जो इस बात की गारंटी दे सके हाँ यार अब वाकई आपके पास AI एक्सपर्टीज़ हैं। तो कोशिश ये करनी है कि 6 से 12 महीने के दरमियान आपने जो है वो प्रोजेक्ट्स को अपने मार्केट के अंदर लेकर आना है। टीम को आउटसोर्स भी किया जा सकता है और इन हाउस भी बिल्टअप किया जा सकता है। तो ये दोनों स्ट्रेटजीज जो हैं वो हो सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन कि कैसी स्ट्रेटजी आपकी है और किस तरह का आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट्स के बाद बिल्ड एन इन हाउस AI टीम। आप जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए इन हाउस AI टीम भी तैयार करें। ये हो सकता है कि आपने आउटसोर्स किया हुआ हो, आपके लिए लोग काम कर रहे हों आउटसोर्स होकर, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि अपनी इन हाउस AI टीम भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट शुरू कर दें उसकी। AI टीम जब आप इन हाउस बिल्ड करेंगे तो ये एक सेंट्रलाइज टीम होगी जो आपके तमाम बिजनेस यूनिट्स के साथ कम्युनिकेट कर रही होगी, या आपके तमाम बिजनेस यूनिट्स AI की टीम के साथ या AI के यूनिट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। हर यूनिट के अंदर AI का जो यूनिट है वो मॉनिटर कर रहा होगा कि किस तरह इस यूनिट के काम को AI बेस किया जा सकता है और बहुत ऑटोमेशन इसमें डाली जा सकती है। हर बिज़नेस यूनिट जो है वो ख़ुद से भी AI की टीम के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा कि भाई हमारा ये काम जो है वो ऑटोमेट हो सके, इससे जो है वो क्या फ़ायदा हो सकता है। तो एक सेंट्रलाइज AI यूनिट फॉर्म होगा जो तमाम बिज़नेस यूनिट्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होगा, तमाम बिज़नेस यूनिट्स को एक जैसी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। AI का जो लीड होता है वो कंपनीज़ में कौन होता है? इसमें बहुत सारे रोल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रोल्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें सबसे मशहूर रोल चीफ़ AI ऑफिसर का है, CAIO, चीफ़ AI ऑफिसर। इसके अलावा CIO भी कहलाता है, CDO भी कहलाता है, बहुत सारे रोल्स हैं जो कहलाते हैं। ये अपने अपने डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं या अपनी AI टीम के लीड्स होते हैं जो कि अपने यूनिट को रन कर रहे होते हैं। इसके बाद प्रोवाइड ब्रॉड AI ट्रेनिंग। आपने अपनी AI टीम की ब्रॉड लेवल पे जो है वो ट्रेनिंग करनी है। वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो लोग अगर चाह रहे हैं कि वो AI की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आपने उनको AI की ट्रेनिंग करवानी है। आपने अपने लाइन मैनेजर्स की AI ट्रेनिंग करानी है। आपने अपने टेक्निकल लोगों की AI ट्रेनिंग करानी है, क्योंकि अब वो AI के डोमेन में आ रहे हैं तो आपने उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। आप ये इन सब लोगों को आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी के अंदर से ही वो लोग जो AI में शिफ्ट होना चाहते हैं आप उनकी ट्रेनिंग कराएं तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा और उनके लिए एडजस्ट होना भी आसान होगा, बजाय इसके कि आप बाहर से लोगों को लें फिर उनके ऊपर जो है ना वो मेहनत करें और आप कंपनी के माहौल में एडजस्ट हों। इसमें टाइम लगता है। तो बेहतर ये है कि आपके पास पहले से जो मौजूद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं आप उनकी इन हाउस ट्रेनिंग या बाहर भेजा जाए या उन्हें कोर्स कराया जाए, किसी भी तरह से उनकी ट्रेनिंग करा के, अगर वो विलिंग हैं उनकी ट्रेनिंग कराकर जो है वो हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम ब्रॉड AI ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है? ब्रॉड AI ट्रेनिंग मीन्स कि आपने हर उस बंदे को ट्रेन करना है जो आपकी टीम का पार्ट है। अब ये टीम का पार्ट टॉप मैनेजमेंट भी है, मिडिल मैनेजमेंट भी है
नीचे टीम लीड्स भी हैं और डेवलपर्स भी हैं। अब टॉप मैनेजमेंट तो नॉन टेक्निकल होती है, उनकी एआई ट्रेनिंग कैसी हो? तो उनकी एआई ट्रेनिंग के लिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कुछ चीज़ें डिफ़ाइन हुई हुई हैं कि एग्जेक्टिव्स और सीनियर बिजनेस लीडर्स को क्या सीखना चाहिए एआई के डोमेन में। उन्हें स्ट्रेटजी बनानी आनी चाहिए, उन्हें रिसोर्स एलोकेशन करनी आनी चाहिए, उन्हें ये पहचानना आना चाहिए कि उनके बिजनेस सेक्टर में एआई क्या परफॉर्म कर सकती है। ये उनका डोमेन होगा। उन्हें इस बात की कोई नॉलेज ना भी हो, कोई सरोकार नहीं है कि भाई एआई काम कैसे करती है, सुपरवाइज लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, ये उनका डोमेन नहीं है। उन्हें ये 3 चीज़ें और इस जैसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए एआई के बारे में। फिर उसके बाद आता है लीडर्स ऑफ डिवीज़न या डिपार्टमेंटल हेड्स जो एआई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, इनकी क्या ट्रेनिंग हो सकती है। इनको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, प्रोजेक्ट की डायरेक्शन सेट करनी आनी चाहिए, इनको रिसोर्स एलोकेशन करनी आनी चाहिए, इनको प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करना आना चाहिए। तो ये दरमियान के जो मैनेजर्स हैं उनका काम है। फिर तीसरा जो लेवल है वो एआई इंजीनियर्स का है, जिन्हें प्रोजेक्ट बनाना है और उसे शिप करना है। तो इनकी ट्रेनिंग जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से होगी, स्किल सेट्स के हवाले से होगी, इनकी ट्रेनिंग डेटा के हवाले से होगी, डेटा कलेक्शन के हवाले से होगी, डेटा इंजीनियरिंग के हवाले से होगी। तो कंपनी के अंदर जो जो रोल्स हैं, जो जो उस एआई प्रोजेक्ट से अटैच लोग हैं, सबकी ब्रॉड लेवल पर अपने अपने डोमेन की ट्रेनिंग जो है वो होना लाजमी है, ताकि उन्हें एआई के प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करने का मूड का पता चल सके कि एआई प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो काम किस तरह से होता है। अब ब्रॉड एआई ट्रेनिंग तो करनी है, उसके लिए रिसोर्सेज क्या हों। एक ज़माना था पहले कि ट्रेनिंग के लिए कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजा करती थी, किसी जगह एडमिशन करा दी, डिग्री के एडमिशन करा दिए, सर्टिफिकेट के एडमिशन करा दिए। लेकिन आज के दौर में जो तमाम सर्टिफिकेट कोर्सेज़ और तमाम स्किल सेट्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो रिसोर्सेस जो हैं वो अब तो बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं, जिसके अंदर सबसे पहली रिसोर्स ऑनलाइन कोर्सेज़ की है, जो कि बहुत ज़्यादा फीजिबल भी है और आप आराम से कोई भी टाइम निकाल कर टॉप क्लास यूनिवर्सिटी का टॉप क्लास कोर्स जो है वो उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो ले सकता है, पढ़ सकता है। उसके अलावा बुक्स पढ़ सकता है, उसके अलावा दूसरी जगह से गैदर कर सकता है। बजाय इसके कि वो अपना डाटा क्रिएट करे, बेहतर है कि जो किसी ने लिखा हुआ है, कोई ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, कोई किताबें लिखी हुई हैं, उनको स्टडी करना शुरू करे और अपनी स्किल सेट्स को इन्हांस करना शुरू कर दें। एआई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कंपनी को कि हमने एआई में काम क्या करना है। एआई बहुत बड़ा डोमेन है, जिसके अंदर हमने देखा कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा साइंसेस और इस तरह की चीज़ें जो है वो उसके अंदर काम कर रही हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कंपनी के अंदर हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, हम उसके लिए डाटा कैसे लेंगे, कहाँ से आएगा डाटा। ये सारी स्ट्रेटजी आपको फॉर्म करना पड़ेगी कंपनी के अंदर। बाहर कैसे लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो आपके साथ अटैच हैं, जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसकी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। स्ट्रेटजी से फ़ायदा क्या होगा? अब आपके पास अगर मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स हैं, अब मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स में आपके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन कंप्यूटर विजन में आपके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप अपनी थोड़ी बहुत टीम को अपनी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते रहेंगे, जो आपकी टीम की एक्सपर्टीज़ हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों को आप फोकस कराएंगे कि आप जो हैं वो कंप्यूटर विजन के अंदर भी स्टडी करना शुरू करें, ताकि आपकी कंपनी का जो लेवल बढ़े, आप उसको कर सकें, दूसरी टाइप के प्रोजेक्ट भी जो है वो परफॉर्म कर सकें। ये हमारे पास वर्चुअस साइकिल ऑफ एआई है, जिसके अंदर हमें 3 फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। पहला, बेटर प्रोडक्ट, मोर यूज़र्स, मोर डाटा। ये साइकिल चल रहा है, इसको आप इस तरह से लें कि प्रोडक्ट बेहतर होगी, ज़ाहिर है मोर यूज़र्स आएंगे उसके ऊपर,
और जितने ज़्यादा यूज़र्स आएंगे उतना ज़्यादा डाटा जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा डाटा जनरेट होगा उससे प्रोडक्ट जो है वो आपकी और ज़्यादा इन्हांस होगी और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं तो सारे बहुत ज़्यादा डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा है बेहतरीन प्रोडक्ट है, और आपकी प्रोडक्ट बेहतरीन है तो डेफिनेटली आपके पास यूज़र ज़्यादा होंगे। इस साइकिल को एआई का वर्चुअस साइकिल कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करना पड़ता है। एआई नीड्स टू बी स्पेशलाइज्ड और वर्टिकलाइज्ड टू योर इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि एआई के अंदर आपने स्पेशलाइजेशन पे काम करना है और उस एरिया में काम करना है जिस एरिया में आप पहले बहुत अच्छे हैं। जो काम आप बहुत अच्छा करते हैं उसी काम को आपने वर्टिकलाइज करके और अच्छा करना है, उसी काम को ऑटोमेशन के थ्रू और अच्छा करना है, बजाय इसके कि कोई नया टास्क सोचें कि इसके अंदर मैं नया टास्क करता हूं और इसको एआई बेस्ड करूंगा। ये बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि जो टास्क आप अभी कर रहे हैं उस टास्क को आप वर्टिकलाइज करें एआई की मदद से, उस टास्क को बेहतरीन करें और बेहतरीन करें एआई की मदद से। डोंट कम्पीट विद द जाइंट्स। आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होंगी, जो पहले से किसी ने बनाई हुई हैं, जो पहले से मार्केट में मौजूद हैं। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप उन प्रोडक्ट को रीडेवलप करने के बारे में नहीं सोचें। आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर सर्च लगाना है तो अब गूगल का सर्च इंजन बनाने के बारे में सोचना जो है वो हमाकत है। बेहतर ये है कि आप जितना टाइम सर्च इंजन बनाने में लगाएंगे, अगर एक चीज़ मार्केट में मौजूद है उसको एडॉप्ट करें, इम्प्लीमेंट करें और फोकस करें अपनी प्रोडक्ट के अंदर। वो जो आपकी स्पेशलिटी है उसके ऊपर फोकस करें, उसको टाइम दें। जो आपकी यूनिकनेस है, जो आप करना चाह रहे हैं उसके ऊपर टाइम दें, ना कि रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो कि पहले से मार्केट में मौजूद हैं। डाटा एक्विजिशन की स्ट्रेटजी के बारे में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिफाइड डाटा वेयरहाउस होना चाहिए, इजी टू एक्सेस होना चाहिए, परमिशंस का ज़्यादा मसला ना हो और आसानी से जो है वो टीम को डाटा जो है वो अवेलेबल रहे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। आपकी कंपनी में मौजूद तमाम लोगों को आपकी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी जो है वो एआई कंपनी फॉर्म हो चुकी है। हर एम्प्लॉय के इसके बारे में पता होना चाहिए, हर स्टेक होल्डर को आपकी कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी कंपनी एक एआई कंपनी है। जब ऐसा होता है कंपनीज़ के अंदर तो बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम शायद फायर कर दिए जाएंगे, हमारी एक्सपर्टीज इस डोमेन में नहीं है। तो अगर आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को और उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे ट्रेनिंग की और अपनी स्किल्स को बढ़ाने की, तो ये जो एक परेशान कुन सूरत हाल कंपनीज़ के अंदर हो जाती है, एक फियर एम्प्लॉयज़ के अंदर डेवलप होता है, ये कम हो सकता है और ये ख़त्म हो सकता है। अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब ये ख़त्म हो सकती है अगर आप इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से कर दें कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन पिटफॉल्स एआई के बारे में जिनका दूर होना बहुत ज़रूरी है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हम फर्स्ट पिटफॉल को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर बात हो रही है कि डोंट एक्सपेक्ट एआई टू डू एवरीथिंग। बारहा हमने लेक्चर्स में ये बात की है कि ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि एआई सब कुछ कर लेगी। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली सोचना पड़ेगा। लिमिटेशंस हैं एआई की, उन लिमिटेशंस को जहन में रखते हुए जो है वो काम करना पड़ेगा। और अगर कोई आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई ये काम करवा दें एआई के थ्रू, तो ये देखना पड़ेगा उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि एआई कांट डू एवरीथिंग। दूसरी बात है कि आपने 2-3 मशीन लर्निंग इंजीनियर्स जो है वो हायर कर लिए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आपका सारा काम हो गया, अब हम एक बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट बना लेंगे और वो मार्केट में चल जाएगी और हम बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश कर जाएंगे। तो ये भी एक पिटफॉल है। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि काम प्रोडक्ट की इन्हांसमेंट और प्रोडक्ट का चलना जो है वो सिर्फ मशीन लर्निंग इंजीनियर्स पे डिपेंड नहीं करता। उसके लिए बिज़नेस वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा, बिज़नेस पार्टनर्स को देखना पड़ेगा, बिज़नेस यूनिट्स के साथ जो है वो काम करना पड़ेगा। तो ये सारे लोग इन्वॉल्व होंगे।
ना कि सिर्फ मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है वही इस बात का ज़िम्मेदार है कि प्रोडक्ट जो है ना वो नहीं चल पाई या प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चलेगी। ये सिर्फ मशीन लर्निंग इंजीनियर की ज़िम्मेदारी नहीं होगी, इसके अंदर वो सारे स्टेक होल्डर्स जो उस प्रोडक्ट का पार्ट हैं वो तमाम लोग इन्वॉल्व होंगे। ये एक्सपेक्ट करना कि एआई का प्रोजेक्ट पहली ही दफ़ा में बन जाएगा और पहली ही दफ़ा में जो है वो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है। पहली प्रोडक्ट आएगी, वो उसके अंदर कुछ मसाइल होंगे, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, ये आइटरेटिव प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। आपके पास ट्रेडिशनल प्लानिंग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की होती हैं उससे हट के काम करना पड़ेगा। आपको एआई टीम के साथ जो है ना टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी, उनके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उनके साथ जो KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो डिस्कस करने पड़ेंगे कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट है इसका KPI है क्या, परफॉर्मेंस इसके ऊपर किसके ऊपर चलती, किसके ऊपर है। तो ये बातें जो है वो आपको सीखनी पड़ेंगी, ना कि जो आपकी पुरानी जो स्ट्रेटजी हुआ करती थी उसके ऊपर आप काम करेंगे, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट एक स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आपको काम करना पड़ता है। इवेंचुअली अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि एआई क्या है, कैसे काम करती है, नॉलेज ग्रैब करनी चाहिए इनिशियल लेवल पर कि हमें पता चल सके व्हाट इज़ एआई एंड हाउ डज़ इट वर्क। सेकेंड स्टेप में हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोजेक्ट हमें करने चाहिए। ये पायलट प्रोजेक्ट्स की बात की हमने, ये बिल्कुल वैसे ही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोजेक्ट करें ताकि आपको मोमेंटम जो मिल सके, आपको पता चल सके कि भाई काम किस तरह से होता है। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स 2 या 3 या कुछ ज़्यादा जितने अफोर्ड कर सकें उन्हें हायर करना चाहिए, काम करना चाहिए। उनके ऊपर एक टीम लीड, एक CAIO, एक CTO मशीन लर्निंग का या AI का CTO जो है वो हायर करना चाहिए और अपनी कंपनी के CEOs के साथ डिस्कस करना चाहिए कि किस तरह, किस डोमेन में जो है वो AI इम्प्लीमेंट हमें करनी चाहिए। ये आपके पहले स्टेप्स हो सकते हैं आपकी इनिशियल कंपनी के। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि AI के मेजर एप्लीकेशन एरियाज़ क्या हैं। हमने बहुत शुरू में बात किया था कि भाई 3-4 डोमेन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो आज हम पहले डोमेन की बात करते हैं, वो है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन यानी कंप्यूटर का देख सकना या कंप्यूटर की बसारत एक तरह से कि कंप्यूटर जो है वो देख सके, हम उसको ये एबिलिटी दे दें कि वो चीज़ों को देखकर आइडेंटिफाई कर सके, गैस कर सके। इस कंप्यूटर विजन के जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन है, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन है। इमेज को क्लासीफाई कर लेगी, ये मेल है, ये फीमेल है, ये कैट है, ये डॉग है, ठीक है। इमेज के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, उनको रिकग्निशन कर ली जाए कि ये तस्वीर नज़र आ रही है, ये कार है, ये बंदा है, ये दरख्त है, ये सिग्नल है। ये जो है वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कहलाता है या इमेज क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके अलावा फेस रिकग्निशन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं और हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी कर रहे होते हैं। आप फेसबुक पे देख रहे होते हैं फेस टैगिंग हो रही होती है, ऑटोमेटिकली आप तस्वीर अपलोड करते हैं और फेसबुक जो है वो आपके नाम जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम उनका टैग कर देता है कि तस्वीर किसकी है। ये इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विजन। दूसरा अहम एरिया मशीन लर्निंग का है NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी इसके अंदर जो हम ज़बानें बोलते हैं उन्हें प्रोसेस कराया जाता है, उन्हें आइडेंटिफाई कराया जाता है कि सिस्टम जान सके कि जो हम बात बोल रहे हैं वो क्या है। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में जो सबसे ज़्यादा अहम एग्जांपल दी जाती है वो है स्पैम फ़िल्टरिंग का, कि जिस तरह हमारी गूगल की जीमेल आईडी होती है, ईमेल्स आती हैं, वो हमारा टेक्स्ट क्लासीफाई होता है और वो ऑटोमेटिकली गूगल की जीमेल में वो प्रमोशंस में चली जाती हैं, प्राइमरी में चली जाती हैं, स्पैम में ईमेल चली जाती हैं। ये कैसे होता है? ये वो सारा टेक्स्ट प्रोसेस होता है, उसके बाद वो इंटेंट जो है उसमें से रिकग्नाइज होता है कि ये पूरी जो बात हो रही है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। आया ये कोई प्रमोशन है, आया ये कोई प्राइमरी ईमेल का पार्ट बन सकती है, आया ये कोई फेसबुक की जो है वो नोटिफिकेशन है, आया ये कोई स्पैम ईमेल है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो दूसरे डोमेन्स हैं, जैसे हमने टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात की, उसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है जिसमें वेब सर्च होता है, ये भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पार्ट है। इसके अलावा नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन है कि आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, उस टेक्स्ट के अंदर
नेम्स क्या क्या हैं, एंटिटीज़ क्या क्या हैं, कंपनी के नाम कितने कंपनीज़ के नाम हैं, लोगों के नाम कितने हैं उस टैक्स के अंदर, जगहों के नाम कितने हैं, बिल्डिंग्स के नाम कितने हैं, ये सब कुछ सिस्टम जो है वो ख़ुद ही एक्सट्रैक्ट करके आपके उस टैक्स के अंदर से निकाल कर ले आता है। फिर एक और डोमेन है मशीन ट्रांसलेशन का। ये मशीन ट्रांसलेशन के डोमेन के अंदर एक टाइप ऑफ लैंग्वेज इनपुट होती है, सिस्टम उसको ट्रांसलेट करता है दूसरी टाइप ऑफ लैंग्वेज के अंदर। एक और एरिया आपके पास इम्प्लीमेंटेशन का है पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, कि जब आप कोई कंटेक्स्ट या कोई कंटेंट और टेक्स्ट जो है वो सिस्टम को देते हैं तो उसके अंदर से पार्ट्स ऑफ स्पीच की टैगिंग कर देता है कि भाई ये पार्ट, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये दूसरी तरह आर्टिकल्स हैं। इस तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो टैगिंग हो जाती है और इसकी मदद से फिर कोई एप्लीकेशन जो है वो बनाई जा सकती है जिसके अंदर ये इसकी ज़रूरत हो और ये काम कर सकता हो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में स्पीच पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ये बड़ा अहम डोमेन है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसे पहली एग्जांपल देता हूँ, स्पीच टू टेक्स्ट, यानी आप बोलें और आपका जो कंटेंट जो आप बोल रहे हैं सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करे और उसको टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता चला जाए। अब बज़ाहिर तो इसमें कोई ऐसा आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन ज़रा आप इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचें कि आपने अगर टाइप करना है, कोई बुक टाइप करनी है पूरी, आप टाइप करने बैठ जाएं, टाइम लगेगा। बजाय इसके कि अब मैं सिर्फ बुक को रीड कर सकता हूँ और जो कुछ रीड कर रहा हूँ वो सब कुछ ऑटोमेटिकली टाइप होता चला जा रहा है, तो कितनी आसानी है इसके अंदर स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन में। उसके अलावा आपके पास टेक्स्ट टू स्पीच है कि आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने टेक्स्ट लिखा हुआ सिस्टम को दिखा दिया, पिक्चर शो करा दी, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है सिस्टम उसको रीड करके जो है वो आपको स्पीच पढ़ के सुना दे। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट डोमेन है। मशीन ट्रांसलेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरी लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो है वो हो जाती है। किताब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करनी है, बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरह हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि हमें अपनी जो मादरी ज़बान के अंदर किताबें होनी चाहिए, पढ़ने में आसानी हो। अगर वो सारा कंटेंट अगर आपको ट्रांसलेट पहले करना पड़ रहा था, वो एक बहुत ही मुश्किल काम था कि इतनी किताबें इतनी सारी हैं, उनको ट्रांसलेट कैसे किया जाए। अब ये काम बहुत आसान होता नज़र आ रहा है कि मशीन ट्रांसलेशन के थ्रू आप जो है ना वो किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कंटेंट को किसी दूसरी लैंग्वेज में आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक और अहम डोमेन है रोबोटिक्स। ये वो पहला ख्याल होता है जब भी हम एआई की बात करते हैं, तो आम तौर पे जो लोगों के दिमाग में इमेज एआई की आती है वो पहले रोबोट की ही आती है, क्योंकि जितना भी काम होता था पहले वो रोबोट्स पर या हार्डवेयर बेस्ड ही होता था। लेकिन अब चीज़ें रोबोट से निकलकर बहुत ज़्यादा सिमट चुकी हैं स्मार्ट एप्लीकेशंस की फॉर्म के अंदर। अब एआई सिर्फ रोबोट नहीं रहा है, रोबोट के अलावा भी बहुत कुछ जो है वो एआई है। बहरहाल रोबोटिक्स इज़ अ बिग डोमेन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई। जनरल मशीन लर्निंग, ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर डाटा भी होता है, अनस्ट्रक्चर डाटा भी होता है, इमेजेस, ऑडियोज़, ये सारे चीज़ें जो है वो शामिल होती है और इन सब पर मशीन लर्निंग काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डाटा होगा तो मशीन लर्निंग के रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, सिर्फ डाटा इस पर्टिकुलर फॉर्म में होगा तो मशीन लर्निंग के रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, नहीं। बल्कि वो इमेजेस पे भी उतनी अच्छा काम करती है, टेक्स्ट के ऊपर भी उतने अच्छा परफॉर्म करते हैं एल्गोरिदम्स मशीन लर्निंग के, और आपके पास स्ट्रक्चर डाटा के ऊपर भी उतना ही अच्छा मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अभी तक पूरे कोर्स में हमने जो कुछ डिस्कशन की है वो सारी की सारी सुपरवाइज्ड लर्निंग से मुताल्लिक थी। एक बार फिर सुपरवाइज्ड लर्निंग को रिवाइज करते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या थी। कि हम सिस्टम को, अपने मॉडल को डाटा के साथ साथ लेबल्स प्रोवाइड करते हैं, इनपुट्स के साथ साथ आउटपुट भी प्रोवाइड करते हैं। ए टू बी मैपिंग होती है, ए भी प्रोवाइड करते हैं और बी भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग विदाउट लेबल्स होती है। इसके अंदर हम मॉडल को सिर्फ डाटा प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर लेबल्स नहीं होते। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पढ़ते वक्त जब हम सबसे पहला एल्गोरिदम पढ़ते हैं, वो पहला एल्गोरिदम होता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या चीज़ है?
जब हमारे पास हम सुपरवाइज लर्निंग पढ़ रहे होते हैं, क्लासेस 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, कंट्रोलेबल हैं, मैनेजेबल हैं, 10 क्लासेस मैनेजेबल हैं, इवन 20-30 क्लासेस मैनेजेबल हैं। लेकिन डाटा हमारे पास इतनी वैरायटी में है, इतनी टाइप ऑफ डाटा है कि उसके अंदर एक नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। तो अगर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी, आपके पास एल्गोरिदम्स को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, काम करना मुश्किल हो जाएगा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ऐसी सूरत में हम क्लासिफिकेशन को छोड़कर क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम अप्लाई करना शुरू करते हैं। क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम किस तरह काम करता है? क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम एक पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर तमाम डाटा को ग्रुपिंग करना शुरू करता है। क्लस्टर इज़ व्हाट? इट्स अ ग्रुप, गुच्छा। तो वो डाटा जो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू किसी ना किसी तरह जो है वो एक दूसरे से करीबी मैच कर रहा है, तो वो उसको ग्रुप करके एक क्लस्टर बना लेता है। इसमें मैं मिसाल देता हूँ कि एक क्लास के अंदर अगर 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैं सबको एज वाइज क्लासीफाई करना चाहूँ, तो शायद वो 20 से लेके 30 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक की स्टूडेंट्स के एजेस बन जाएंगे, लेकिन ये बहुत सारी क्लासेस बन जाएंगी। इसके अगेंस्ट अगर मैं उसका क्लस्टर बना लूँ, तो मैं ये कहूँ मुझे 20 से 30 साल तक के लोग एक तरफ ग्रुप में आ जाएं, 30 से 40 साल तक के लोग एक तरफ ग्रुप में आ जाएं, 40 से 50 साल के लोग एक ग्रुप में आ जाएं, तो ये ग्रुप बन गया, क्लस्टर बन गया। इसके अंदर क्लासेस की तादाद जो है वो कम हो गई। ये सारा फिनोमिना अनसुपरवाइज लर्निंग कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन में क्लासेस बनती हैं, क्लस्टरिंग में ग्रुप्स बनते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के बाद हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र लर्निंग का। ये भी बड़ा अहम है कि ट्रांसफ़र लर्निंग क्या चीज़ होती है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, लर्निंग का ट्रांसफ़र होना। इसको मिसाल से समझते हैं। ये आपको इस तरह इमेज नज़र आ रही है कि आपके पास एक मॉडल ट्रेन हुआ है जो कार्स को डिटेक्ट करता है, और उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए कमोबेश 1 लाख के करीब इमेजेस प्रोवाइड की गई हैं। इनफ इमेजेस थी, बहुत अच्छा मॉडल ट्रेन हो गया। लेकिन अब आप ट्रेन करना चाहते हैं गल्फ कार्ट के ऊपर, कि आपका कोई मॉडल जो है वो गल्फ कार्ट को आइडेंटिफाई कर ले या डिटेक्ट कर ले कि ये गल्फ कार्ट है। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, उतना डाटा अवेलेबल नहीं है। डाटा अवेलेबल नहीं होगा, ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती। तो अब कर देते क्या हैं कि जो कुछ लर्निंग हमने कार डिटेक्शन के लिए अपने मॉडल की कराई हुई है, वो लर्निंग हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे मॉडल में जो कि हम गल्फ कार्ट के लिए बनाना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, ये सवाल अहम है। मॉडल्स हमने देखा था न्यूरल नेटवर्क में लेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मॉडल बना हुआ ही लेयर से होता है, कम्बिनेशन ऑफ लेयर्स होता है। तो जो डिटेक्शन की जितने मॉडल्स हैं, उनकी जो शुरू की लेयर्स होती हैं, वो तमाम लेयर्स एक सा काम करती हैं। ये एक सा काम क्या है? ये एजेस डिटेक्शन का काम करती हैं। सबसे पहली लेयर एजेस डिटेक्शन करती है, 2-3 लेयर 5 लेयर एज डिटेक्शन करती हैं। आखिर की चंद लेयर हैं जो फाइनली इमेज डिटेक्शन करती हैं। तो एज डिटेक्शन की जो ट्रेनिंग है वो कार के अंदर भी वैसे ही होगी, और गल्फ कार्ट के अंदर भी एज डिटेक्शन जो है वैसे ही होगी। इवन के बिल्डिंग डिटेक्शन की लिए भी जो है ना वो सेम एजेस डिटेक्शन होंगी। कोई ह्यूमन डिटेक्शन है, उसकी भी एजेस डिटेक्शन सेम तरीके से होंगी। तो जो काम सेम हो रहा है एक मॉडल में, वही काम दूसरे मॉडल में अगर सेम परफॉर्म हो रहा है, तो हम उसकी उन लेयर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, उन ट्रेंड लेयर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं दूसरे मॉडल के साथ, क्लासिफायर के साथ अटैच कर देते हैं। तो फाइनली उसकी जो लर्निंग है वो दूसरे मॉडल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। और थोड़ा भी डाटा हो, 1 लाख या इतने डाटा की ज़रूरत नहीं है, 100, 50, 200 इमेजेस भी फिर हमारे लिए काफ़ी हैं, क्योंकि वो जो इनिशियल लर्निंग है वो पहले हुई हुई है। सिर्फ क्लासिफिकेशन उसको सीखनी होती है कि ये कार्ड है या नहीं। वो 200 इमेजेस, 100 इमेजेस के ऊपर काम कर लेता है आराम से। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हमने अपने कोर्स के स्टार्ट में बात की थी रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, उसी को यहाँ दोबारा रिवाइज करते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हमारे पास
मॉडल को देने के लिए सिर्फ डाटा होता है और मॉडल को ये भी नहीं पता होता ये डाटा जो है वो क्या है। क्लासेस या लेबल्स ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सुपरवाइज लर्निंग में डाटा प्लस लेबल, अनसुपरवाइज लर्निंग में सिर्फ डाटा, और यहाँ डाटा लेकिन वो डाटा भी क्या है पता नहीं होता। मॉडल उस डाटा के अंदर खुद ही एक्सप्लोरेशन करता है और ख़ुद ही जानने की कोशिश करता है व्हाट इज़ दिस डाटा अबाउट, और ख़ुद ही उसके ऊपर परफॉर्मेंस करता है और चीज़ें परफॉर्म करता है। इसको एग्ज़ाम्पल से हम यूँ समझते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एग्ज़ाम्पल, कि भाई आप रोज़ाना अपने घर जाते हैं एक पर्टिकुलर रास्ते से होते हुए, ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो रोड ब्लॉक है किसी वजह से। अब आप दूसरी जगह से आपको जाना है लेकिन आपको रास्ता पता नहीं, वो इलाका आपका देखा हुआ नहीं है। आप इधर घुसे, दूसरी गली में गए, तीसरी गली में गए, आप पता आपको नहीं है कि गलियां कहाँ जा रही हैं, लेकिन आप जाते जा रहे हैं एक सेम डायरेक्शन में, पूछते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, रास्ता क्योंकि मिल गया, उससे पूछा कोई। अब ये क्या है, एक ऐसे माहौल में आप आ गए जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, लेकिन आप क्या करते जा रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेते जा रहे हैं और आपको रिवॉर्ड मिलता जा रहा है। इसको रिवॉर्ड कहते हैं। कभी आपका रिवॉर्ड पॉजिटिव होगा अगर आपने सही स्टेप लिया, सही डायरेक्शन में चले गए, और कभी आपका रिवॉर्ड ज़ीरो होगा, कभी आपका रिवॉर्ड जो है वो नेगेटिव में हो सकता है। तो रिवॉर्ड बेस्ड काम करते चला जाता है मॉडल, और कोशिश करता है कि उसका रिवॉर्ड जो है वो हर दफ़ा पॉजिटिव मिले और लर्निंग करता रहता है। ज़्यादातर ऑनलाइन गेमिंग्स या AI बेस्ड गेमिंग जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर बेस करती है, और रिवॉर्ड सिग्नल के बारे में तो आपको बता ही दिया है मैंने। इस लेक्चर में हम बड़ी अहम एक नेटवर्क की बात करने वाले हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जैन कहते हैं। दिस इज़ जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। ये क्या चीज़ है, ये जब मॉडल की सेल्फ लर्निंग की वजह से जनरेट हुआ, इसके अंदर हुआ क्या कि मॉडल को बहुत सारी इमेजेस पे ट्रेनिंग कराई गई, मॉडल ने उस इमेजेस के ऊपर ट्रेनिंग करी, लेकिन बाद में मॉडल ने क्या किया कि अपनी ट्रेनिंग की बिहाफ पर उसने तमाम इमेजेस के अंदर जो लर्निंग उसकी हुई थी उनसे इमेजेस उसने बनाना शुरू करी, ख़ुद से इमेज प्रिडिक्ट करना शुरू करी, ये फॉर्म करना शुरू करी। अच्छा, मज़े की बात ये ऐसी इमेज होती थी जो किसी की नहीं होती थी, यानी एक ऐसे बंदे की इमेज फॉर्म कर दी इसने कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यस, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक ऐसी इमेज फॉर्म कर दी। किस तरह से? उसने सारी इमेजेस का डाटा ऊपर नीचे किया, उसको जो भी लर्निंग हुई थी उनको यूज़ किया और एक नई इमेज तश्कील दे दी उसने, लेकिन ये इमेज किसी की नहीं है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह इमेजेस जो है वो ट्रांसफॉर्म करके नई इमेजेस फॉर्म कर रहा है। इससे फ़ायदा किसको हुआ? इसको फ़ायदा हुआ ज़्यादातर एनिमेशन इंडस्ट्री को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हम आजकल कार्टून्स देखते हैं, एनिमेटेड फिल्म्स देखते हैं, हमें उसके अंदर रोज़ाना नए नए कैरेक्टर्स नज़र आते हैं। तो मैं तो अक्सर ही सोचता हूँ कि कैरेक्टर बनाया किसने, ये दिमाग चलाया कैसे, ये ढाला कैसे गया है। तो जैन पढ़ने के बाद जो है वो अंदाज़ा हुआ कि तो सिस्टम से करवा रहे हैं काम, कि भाई ये इमेजेस ले लो, कोई नया कैरेक्टर निकाल के दो, तो वो उन्हीं इमेजेस के थ्रू एक नई इमेज फॉर्म कर रहा है जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।